नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक और अपराध की घटना लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो मेरे डीआईजी रेंज बरेली रहते हुए मेरे एक जनपद में घटित हुई थी। आज का जनपद है बरेली, थाना है इज्जत नगर। इज्जत नगर इसका एक्चुअली नाम है, अपभ्रंश होकर अभी आजकल इज्जत नगर हो गया है। यहाँ पर रात में करीबन 9 बजे, बात है 18 जून 2020 की, श्री राघवेंद्र सिंह सन ऑफ राज बहादुर सिंह 1/10/104 गंगानगर कॉलोनी बिथरी चैनपुर ये उपस्थित हुए और इन्होंने कहा कि मेरा पुत्र रंजीत उर्फ जीतू, जिसकी उम्र करीब 31-32 वर्ष है, ये रजत विहार कॉलोनी थाना इज्जत नगर में कांता प्रसाद के मकान में किराए पर रहता था। अभी 1-1.5 घंटे पहले करीबन 7 बजे कोई इसका शव मेरे दरवाजे पर फेंक कर चला गया। मैंने उसको अच्छे से देखा, शव पर कोई चोट के निशान नहीं है, न ही आसपास कोई ये बता पा रहा है कि उसे आखिर फेंका किसने है। राघवेंद्र ने बताया कि मेरी बात मेरे पुत्र से लगभग रोज हो जाया करती थी। पिछले 2-3 दिनों से मेरी बात नहीं हो पा रही है। मैंने अपने स्तर से पता किया तो वो पता लगा कि वो किराए के मकान पर जहाँ रहता था रजत विहार कॉलोनी में, वहाँ से 15 तारीख को 15 जून को वो वहाँ से सारे रात में 11:30 बजे घर से निकला था ताला बंद करके, और अपने मकान मालिक को बताया था कि किसी का फ़ोन आया है, मैं जा रहा हूँ, देर रात लौटूंगा। उसके बाद गया, उसके बाद उसका कुछ पता नहीं लगा और अभी शाम को कोई उसके शव को मेरे मकान के सामने फेंक कर चला गया। मैं बहुत डर गया हूँ। मेरी एफआईआर लिख लें और आप स्वयं या किसी को भेज के ये दिखवाएं कि आखिर क्या बात है। थाने पर थाना प्रभारी के वर्मा मौजूद थे। उन्होंने पूरी बात बहुत संजीदा तरीके से सुनी। उन्हें भी लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है। किसी के बेटे की लाश उसके घर के सामने कोई फेंक कर चला जाए और उसे ये भी न पता हो कि ये लाश कहाँ से आई, तो ये बहुत ही गंभीर बात है। उन्होंने कहा कि आप अपनी बात को एक कागज़ पर लिख दें, अभी एफआईआर करा देता हूं और फिर मैं आपके साथ मौके पर चलता हूं। एक सादे कागज पर तहरीर लिखवा ली गई। पूरी तहरीर लिखने के बाद के वर्मा ने उसे जो CCTNS के कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं उनको दे दिया। मुंशी जी ने उसकी एंट्री की कि कितने बजे ये एप्लीकेशन मिली है और उसको कंप्यूटर ऑपरेटर को उसकी कंप्यूटर में एंट्री करने के लिए दे दिया। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आजकल पूरे प्रदेश में क्या, देश के लगभग हर राज्य में एफआईआर कंप्यूटराइज्ड मिलती है। CCTNS यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम, इसका सॉफ्टवेयर जो पूरे देश के लिए एक ही तैयार किया गया है। पहले बहुत दिक्कत होती थी, अलग अलग जगह के अलग अलग फॉर्मेट होते थे, अलग अलग प्रदेशों के, तो उसकी वजह से बहुत सेम फॉर्मेट है, उसमें उसी सीक्वेंस में सब चीज़ें, जैसे क्राइम नंबर, ज़िला, थाना, तारीख, शिकायतकर्ता यानी कंप्लेनेंट, जो मुलजिम हैं उनके धाराएं, ये सब एक फॉर्मेट में होती हैं। आप किसी भी स्टेट की कोई एफआईआर पढ़ेंगे तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी, और उसमें सारे ऑप्शंस हर लैंग्वेज के होते भी हैं। उसके लिए हर थानों में एक कंप्यूटर CCTNS का जो सॉफ्टवेयर है उसके सहित रखा जाता है। ये लखनऊ में मुख्यालय से जुड़ा हुआ होता है और उसकी एक्सेस जनपद के और प्रदेश के सभी अधिकारियों के पास होती है जो फील्ड पुलिसिंग की ड्यूटी से संबंधित हैं। उसको दे दिया और उससे कहा कि एफआईआर की कॉपी निकाल कर व्हाट्सएप पर तत्काल भेजो। थाने का पुलिस बिल लेकर पुलिस इंस्पेक्टर मौके पर पहुंच गए। वहाँ पर बॉडी घर के सामने कोई
10 मीटर 15 मीटर की दूरी पर पड़ी हुई थी और मोहल्ले वालों ने उस पर एक सफ़ेद चादर उड़ा दी थी। मोहल्ले के 10-20 लोग वहां इकट्ठा हो गए। के वर्मा ने मृतक रंजीत सिंह उर्फ जीतू के बारे में जानकारी की तो लोगों ने मृतक को साधारण प्रवृत्ति का और सीधा साधा बताया। एसपी सिटी और सीओ थर्ड, जिनके जुरिस्डिक्शन में थाना आइजत नगर यानी इज्जत नगर पड़ता है, वो भी वहाँ मौके पर पहुँच गए। बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी कि शरीर पे कोई चोट नहीं है। रहता ये बिथरी चैनपुर में किराए के मकान पर है। यहाँ कैसे उसकी बॉडी आ गई? खुद गिरने के भी निशान नहीं है कि खुद चल के आ रहा हो, गिर गया हो तो बेहोश हो के गिरा हो, हाथ पैर मारा हो। वो ऐसा लगता है कि मृत अवस्था में ही कहीं से लाकर उसे डाल दिया गया। इस उहापोह से निकलने के लिए जो सारे कंपोनेंट हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन के, डॉग स्क्वाड, सर्वेलांस, फॉरेंसिक्स, इन सबको बुलाया गया। घटनास्थल को येलो टेप से चारों तरफ से घेर दिया गया और उसकी बारीकी से जांच शुरू कर दी गई। कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला, कोई फुटप्रिंट नहीं मिला, कोई ब्लड सैंपल जैसे खून आलूद मिट्टी, खून की कोई एविडेंस, ये कोई चीज़ नहीं मिली। इवन कोई भी फिजिकल एविडेंस मौके पर नहीं मिला। फॉरेंसिक टीम को कहा गया कि आप शरीर की अच्छे से जांच करिए और ये देखिए कि कौन सी चोट ऐसी है जो हो सकता है हम लोगों को दिखाई न दे रही हो, तो उसका पूरा ब्यौरा तैयार करिए। कपड़ों का करिए, बालों का करिए, छोटी छोटी चीज़ों का, चूँकि बाहर कोई एविडेंस नहीं मिली है और जब तक कोई एविडेंस ऐसी नहीं मिलेगी जिससे बाद में हम प्रूव कर सकें या आगे बढ़ें तो बड़ी मुश्किल होगी। इस तरह की अज्ञात हत्याओं में डॉग स्क्वाड या फॉरेंसिक्स का काम और उसके अलावा इसका सर्विलांस का भी काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हर दिन में या हर हफ्ते में 1-2 ऐसी अज्ञात घटनाएं होती हैं जिनमें पूरा दारोमदार इन्हीं जो हमारे अंग हैं पुलिस के, उन पर उसको इन्वेस्टिगेट करना और उसका अनावरण करना उनके ऊपर निर्भर करता है। फॉरेंसिक टीम मैग्नीफाइंग लेंस से उसके शरीर पर पड़े कपड़ों, उसके चेहरे, बालों और इन सब चीज़ों को देखने लगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बालों के बीच में कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है, जैसे पुरुष के शरीर में तुरंत की महिला के बाल मिल गए अगर, तो बाद में इस महिला के बाल का अगर सही अनावरण होने के बाद मुलजिम पकड़ा जाता है तो उसके बाल से उसको फॉरेंसिक जांच से मेल कराया जाता है और फिर ये फॉरेंसिक एविडेंस बहुत स्ट्रांग होता है। तो इसी लालच में या कह लें या इसी प्रोसेस में वो कपड़ों की, शरीर की, बालों की, नाखूनों की, कभी कभी नाखूनों पर अगर कोई स्ट्रगल के निशान होते हैं तो नाखून पे फंसे हुए स्किन के टुकड़े, स्किन का जो ऊपर का भाग होता है एपिडर्मिस का, या बालों के छोटे टुकड़े, इन्होंने बहुत बड़े बड़े केस का अनावरण करा दिया है। इसी गरज से जब भी फॉरेंसिक की टीम मौके पर जांच करने जाती है तो इन चीज़ों का विशेष ख्याल करती है। इसी बीच में फॉरेंसिक के लोगों ने ये नोटिस किया कि जो मृतक का कपड़ा, जो शर्ट वो पहने हुए था, वो बहुत हल्के रंग की, मुझे ध्यान नहीं है इस समय कि वो सफ़ेद था या हल्का ब्लू था, लेकिन बहुत हल्के रंग की थी। उस पर कोई पेय पदार्थ ताज़ा गिरा हुआ था जो हल्का हल्का कड़ा हो गया था। जैसे चाय अगर सफ़ेद कपड़े पे या बहुत हल्के कपड़े पर पड़ जाए तो उसका धब्बा हो जाता है, और वो अगर ताज़ी चाय है उसमें चीनी का कंपोनेंट ज़्यादा है तो सूखने के बाद वो हल्का कड़ा हो जाता है, जिससे आप ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये ताज़ा गिरा हुआ है या पुराना है, दाग छूटा नहीं है कई बार धोने के बाद, या पुराना है। खैर, फॉरेंसिक्स के लोगों ने उस धब्बे को देखा और ये कहा कि ये बिल्कुल ताज़ा धब्बा है। उसके सैंपल्स लिए गए, अलग कई जगह धब्बे थे, छोटे छोटे धब्बे थे, तो उनको पानी में सोख करके उसका अलग सैंपल, और उतनी जगह वो जो कपड़ा था उसको काट के उसका अलग सैंपल सबके सामने सर मुहर करके सील बंद करके रख लिया गया। उसकी फ़ोटोग्राफी भी कराई गई, और चूंकि इसके अलावा बॉडी पर कोई फिज़िकल ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो थोड़ी सी निराशा भी हुई कि
कैसे आगे हम बढ़ेंगे। सर्विलांस वालों को बुलाकर बताया गया, सारे नंबर दिए गए कि भाई यहाँ कुछ नहीं मिला, मोहल्ले में किसी ने कुछ नहीं बताया और बॉडी में कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिला, तो आप इसमें थोड़ा तेज़ी करिए और ये देखिए कि हम इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। खैर सर्वेलांस वाले सारे लोगों के नंबर लेकर, मृतक के और उनके पिताजी के, उनके परिवार वालों के जो भी नंबर वहाँ उपलब्ध हुए, ये सब लेके अपने कार्यालय में उसका CDR निकालने और प्रोसेसिंग करने के लिए चले गए। बॉडी का पंचायतनामा कराया गया, उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अगले दिन यानी 19 मई को, 18 मई की शाम को 9 बजे की सूचना थी, 7 बजे की घटना थी, रात में पंचायतनामा किया गया, रात में बॉडी भेज दी। अगले दिन OPD करने के बाद 2 बजे पोस्टमार्टम की ड्यूटी वाले डॉक्टर आ जाते हैं और पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। पोस्टमार्टम होने के बाद उसकी शव को उसके पिता को सौंप दिया गया। शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित था, कॉज ऑफ डेथ कुड नॉट बी असर्टेन, हेंस विसरा प्रिजर्व्ड, यानी मृत्यु के कारणों का निर्धारण नहीं किया जा सकता, आमाशय के हिस्से को रासायनिक जांच के लिए सुरक्षित कर लिया गया है। ऐसे केसेस में जहां पर कोई एंटीमॉर्टम इंजरी नहीं है, बेसिकली कोई ऐसी बात नहीं समझ में आती है जिसकी वजह से मृत्यु हुई हो, तो आमाशय के हिस्सों को, उसके थोड़े से हिस्सों को प्रिजर्व करके रख दिया जाता है और उसको विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा जाता है कि क्या विसरा में कोई विष के कंटेंट तो नहीं है, क्योंकि ये प्रचलन में है कि विष देकर, जहर देकर, दूसरी और चीज़ें देकर किसी की हत्या की जाती है। तो इसलिए उस PM रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि कोई कारण नहीं है, इसलिए इसका विसरा प्रिजर्व किया जाता है। जब कोई कारण, देखिए जो अज्ञात लाशें मिली, पोस्टमार्टम में आ गया कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू थ्रॉटलिंग, कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू स्ट्रेंगुलेशन, कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एंटीमॉर्टम हैंगिंग, तो स्पष्ट हो जाता है कि इस कारण से इसकी डेथ हुई है, तो ये अपराध है कि नहीं है। लेकिन जब पोस्टमार्टम भी ये असर्टेन नहीं कर पा रहा है कि क्या कारण है, तो पोस्टमार्टम के दूसरे जो इंडिकेटर्स हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के, देखिए आप लोगों को जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में पोस्टमार्टम का फॉर्मेट होता है, एक प्रिंटेड फॉर्मेट है जो पूरे प्रदेश में एक ही जैसा है, और देश के अन्य राज्यों में कैसा है मुझे बहुत इसका ध्यान नहीं है, क्योंकि ये सब अभी पिछले 4-5 सालों में बदला गया है। पहले पुराने बहुत डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट हुआ करते थे, और ये फॉर्मेट आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। आप उसमें देखिएगा कि बहुत ढेर सारे इंडिकेटर हैं। अगर पहली बार में, पहली फुर्सत में ये तय हो गया कि हत्या है, तो बात ख़त्म हो गई। लेकिन बाकी इंडिकेटर्स भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स देखता है, अगर कोई इंडिकेटर उसमें ऐसा है जिसके लिए उसको प्रूव या डिसप्रूव करना है, उसको भी केस डायरी में अंकित करता है। तो जो बाकी इंडिकेटर्स थे, उसमें पहला इंडिकेटर ये था कि उसके स्टमक में सिर्फ 50 ग्राम सेमी डाइजेस्टेड फूड और थोड़ा लिक्विड यानी तरल पदार्थ पाया गया था। इसका इन्फ्रेंस ये है कि खाना उसने नहीं खाया था। खाना खाने से पहले, यानी खाना खाने का जो समय होता है 8 से 9 या 9 से 10 के बीच में, उसके पहले उसने कोई तरल पदार्थ पिया था और उसके साथ कोई बहुत हल्का स्नैक्स, वो चिप्स हो सकता है, सॉफ्ट वो नमकीन हो सकता है, बिस्किट हो सकता है, और जो तरल पदार्थ है वो चाय हो सकती है, सॉफ्ट ड्रिंक हो सकती है, शरबत हो सकता है, जूस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो केवल इसका सेवन किया गया था, और सेवन करने के तुरंत बाद, यानी जो भी उसने सेवन किया था वो भी डाइजेस्ट नहीं हो पाया था, यानी उसके तुरंत बाद आधे घंटे के भीतर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। और पोस्टमार्टम में जो शव के डेड होने का टाइम है, यानी मृत्यु का जो समय है, यानी उसको लिखते हैं बॉडी कितनी पुरानी उन्हें प्राप्त हुई, तो शव 1.5 से 2 दिन पुराना बताया गया। इसका स्पष्ट मतलब था कि 18 तारीख की शाम को ही ये हत्या या ये घटना या ये दुर्घटना उसके साथ हुई थी। यूरिनरी ब्लैडर खाली था।
इसका भी ये मतलब कि वो व्यक्ति जहाँ था, जहाँ उसके साथ ये हादसा हुआ है, वो इत्मीनान से था। वो कहीं भागा दौड़ी में नहीं था, कहीं ड्राइव करके नहीं आ रहा था, कहीं दूसरी ऐसी जगह से नहीं आ रहा था जहाँ उसको यूरिनल जाने के लिए थोड़ा वेट करना पड़े, घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट, 10 मिनट। तो इसका मतलब वो जहाँ था वहाँ इत्मीनान से था। उसने ये पेय पदार्थ पिया, थोड़ा सा 50 ग्राम के आसपास कुछ सॉलिड खाया और वहाँ यूरिनेट भी किया। ये वो इंडिकेटर्स हैं जिनसे उस समय की परिस्थिति का, चूँकि अज्ञात था, कॉज ऑफ डेथ भी पता नहीं थी, बताने वाला कोई नहीं था, तो इन इंडिकेटर्स को भी ध्यान में रखा जाता है और ध्यान पर इससे हमें बहुत कभी कभी बहुत अच्छी और बहुत बड़ी लीड मिल जाती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद पिता को दे दिया गया अंतिम संस्कार के लिए। जैसे ही बॉडी का अंतिम संस्कार हुआ, विवेचना के लिए विवेचक अपने सहायक पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए। पहले उन्होंने घर वालों के, पड़ोसियों के बयान लिए और बयान लेने के बाद तो करीबन 2-3 घंटे में ही 3-4 लोगों के जो बयान हुए उससे कुछ बातें क्लियर हो गई। जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि मृतक रंजीत उर्फ जीतू ने करीबन 2 साल पहले अपनी स्वेच्छा से परिवार वालों के भारी विरोध के बावजूद चांदनी नाम की महिला से प्रेम विवाह किया था। यह महिला कश्यप थी। यह अंतर्जातीय विवाह था जिसका घर वालों ने पुरजोर विरोध किया था। घर वालों की रजामंदी से शादी नहीं हुई थी, इसलिए पत्नी चांदनी को लेकर यह रजत विहार कॉलोनी के कांता प्रसाद के मकान में किराए पर रहता था। रंजीत कोई स्थायी नौकरी नहीं करता था, डेली लेबर का काम करता था, प्रतिदिन कमाता था और प्रतिदिन अपनी पत्नी के साथ इत्मीनान से उस घर में, उस रूम में जहाँ ये रहता था किराए पे रहता था। पर शादी के कुछ दिन बाद ही मृतक जब अपने काम पर चला जाता था, रंजीत जब अपने काम पर चला जाता था, तो उसके घर पे 2-3 अनवांटेड लोग आया करते थे। इस तरह के, चूँकि छोटे लेबर क्लास के लोगों के लिए बहुत छोटे छोटे मकान होते हैं, उसी के एक पोर्शन में मकान मालिक भी रहता है, उसके बच्चे भी रहते हैं, छोटे मकान होते हैं और एक कमरे में किराए पर उन्होंने दे रखा होता है। कॉमन पैसेज होता है, आने जाने वालों को लोग देख लेते हैं, उनकी बातचीत भी कभी कभी सुन लेते हैं। तो बहरहाल जब कई दिन वॉच करने के बाद मकान मालिक कांता ने इसका विरोध किया। जो लोग आए थे उनके जाने के बाद उसने चांदनी से कहा कि लोग कौन हैं और मुझे इनकी गतिविधियां अच्छी नहीं लग रही हैं। चांदनी ने उससे झगड़ा किया, तुमसे क्या मतलब है, तुम्हें किराए से मतलब है, हम किराए पर रहते हैं, तुम अपना किराया लो। शाम को ही कांता प्रसाद ने रंजीत को ये शिकायत की कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ ये होता है और आज जैसे मैंने ये बात कही, उन लोगों के जाने के बाद आपकी पत्नी ने मुझसे झगड़ा किया। इस बात को लेकर मृतक रंजीत, उसने पहले अपनी पत्नी से गाली गलौज की और फिर पत्नी ने भी उससे झगड़ा शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पूछा कौन लोग थे, इस पर उसने झगड़ा शुरू कर दिया। झगड़ा इतना बढ़ गया, हाथापाई तक हुई और उसी रात, उसी शाम चांदनी अपना सामान लेकर वहाँ से निकल गई। घटना वाले दिन यानी 15 मई को मृतक किराए वाले मकान में अकेला रह रहा था। 15 मई घटना वाले दिन यानी 15 मई को मृतक किराए वाले मकान पे अकेला रह रहा था। मई होगा, अकेला रह रहा था और रात में कोई 11:30 बजे किसी का फ़ोन आया। तो उसने मकान मालिक को बताया कि मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, ताला लगा के जा रहा हूँ, हो सकता है आने में देर हो जाए। मकान मालिक के इस बयान से कि इस तरह से उसकी पत्नी से उसका झगड़ा हुआ था, वो चली गई थी और बहुत उसके चाल चलन के बारे में तमाम प्रतिकूल टिप्पणियाँ मकान मालिक ने की थी। तो ये देखा गया कि 11:30 बजे किसने उसको बुलाया गया था। CDR चांदनी की और इन दोनों की निकाली गई तो ये पाया गया कि ठीक 11:30 बजे ही चांदनी ने मृतक रंजीत को फ़ोन किया था और फ़ोन रिसीव होने के तुरंत बाद रंजीत वहाँ से, यानी उसकी लोकेशन चेंज हो गई थी और वो वहाँ से स्टेशन पहुँच गया था
उसकी लोकेशन स्टेशन रेलवे स्टेशन बरेली की आई थी। चांदनी की तलाश की गई तो 22 मई को थाने पर पूछताछ के लिए लाया गया। उसने ये बताया कि मेरा प्रेम विवाह रंजीत के साथ हुआ था। इससे पहले भी मेरे 2 विवाह हो चुके थे। विवाह का उसने ये कहा कि विवाह ये दरअसल विवाह नहीं थे। आर्य समाज से हम लोग आर्य समाज की किसी मंदिर का नाम लिया कि वहाँ हम लोग सर्टिफिकेट ले लिया करते थे, क्योंकि किराए का मकान मिलने में दिक्कत होती थी, और उसी सर्टिफिकेट से हम बताते थे कि हम शादीशुदा हैं और एक साथ रहेंगे। उन दोनों पुराने प्रेमियों के बारे में उसने बताया कि इनसे मेरा विवाह हुआ था, लेकिन उसका कहना था कि ये मेरी ज़रूरतों पर खरे नहीं उतरे। और फिर मैंने इससे भी रंजीत से भी यही कहा कि कहाँ इतना खर्च होगा शादी ब्याह में, चल के हम लोग वहाँ शादी कर लेते हैं आर्य समाज के मंदिर में, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और कोई हम लोगों को ये नहीं कह सकेगा कि हम शादीशुदा नहीं हैं। लेकिन वो उसने जिद की कि नहीं, हम हमारे तमाम दोस्त हैं और हम शादी करेंगे और गाजे बाजे से शादी करेंगे। और इसीलिए मृतक रंजीत ने मुझसे शादी गाजे बाजे से की। लेकिन शादी के पहले रंजीत ने जो वादे किए थे उस पर वो खरा नहीं उतर रहा था, और मैंने अपने पुराने पतियों या कह लीजिए प्रेमियों से संपर्क किया। जब ये काम करने चला आता था तो वो वहाँ पर आने लगे। एक दिन मकान मालिक ने नोटिस किया इस बात को, और फिर उसने हमसे झगड़ा करना शुरू किया, और शाम को ही उसने बता दिया रंजीत को। मैं रोज़ रोज़ की चिक चिक से आजीज़ आ गई थी। उसी दिन अपना मैंने कपड़ा ले लिया और अपने दूसरे प्रेमी, जो नंबर 2 जिससे आर्य समाज में शादी करना बताती है या प्रेमी बताती है, उसके घर में चली गई। उसी के पास रही, और 15 मई को मैंने 11:30 बजे रंजीत को रेलवे स्टेशन पर बुलाया। फिर हम दोनों एक ट्रेन में बैठकर दिल्ली चले गए। मैं उसको जहर देकर मारना चाहती थी, वो भी दिल्ली में, कि दिल्ली में जहर देकर मार दूंगी, वहाँ कहीं लाश फेंक दूंगी। तो दिल्ली में बहुत ढेर सारी ऐसी घटनाएं हर दिन होती हैं, फिर कोई पीछा भी करेगा तो हम तक नहीं पहुँचेगा। 3 दिन ट्राई करने के बाद भी ये वहाँ पर संभव न हो पाया, तो तीसरे दिन 18 मई को वापस आ गई। स्टेशन के बाहर मैंने कोल्ड ड्रिंक में कीटनाशक दवा मिला दी, और स्टेशन पर उसने बताया कि स्टेशन से बाहर निकलने के बाद मुख्य मार्ग पर कोल्ड ड्रिंक की कुछ दुकानें हैं, जो ढाबा नुमा जो गुमटी नुमा दुकानें हैं, वहाँ अंधेरा काफ़ी रहता है। वहाँ हम लोगों ने कहा कि कोल्ड ड्रिंक पी के फिर अपने घर में चलते हैं। आपसे गिले शिकवे हम लोगों ने भुला दिए बात करके, लेकिन चांदनी के मन में कुछ और था। उसने वहाँ 2 कोल्ड ड्रिंक खरीदे, और उसके ढक्कन के बाद उसने चुपचाप उसमें कई गोलियां कीटनाशक की मिलाकर रंजीत को दे दी। रंजीत वो दोनों बात करने लगे, और वो रंजीत उसको धीरे धीरे करके पी गया। अंतिम में जब कुछ लोगों की आदत होती है कि उसका सिर ऊपर करके पूरा बॉटल में जो कुछ भी बूंद बूंद है उसको पीने की कोशिश करते हैं, जब वो अंतिम घूंट को पी रहा था तो ऐसा लगा जैसे कि जो दवाइयाँ उसमें डाली गई थी उनमें से एक आध या सारी पूरी तरह से घुली नहीं थी, क्योंकि जल्दी जल्दी में उसमें डाला गया था और उसको दे दिया गया था। तो वो दवाइयाँ, वो टेबलेट अध घुली हुई या कम घुली हुई, वो टेबलेट्स उसके मुंह में आ गई कोल्ड ड्रिंक के साथ, और उसने झटके से उसको थूकने की कोशिश की। वो छिटक गया सब जगह, कुछ मेरे कपड़ों पे आके गिरा, कुछ उसके कपड़ों पे आके गिरा। मैं घबरा गई। मैंने पूछा क्या बात है? उसने कहा ऐसा लगता है कि इसमें कोई कीड़ा वीड़ा पड़ गया था, ऊपर पेड़ है, हो सकता है उससे कोई चीज़ भीतर आ गई हो, कोई बात नहीं, कहाँ चलना है। और फिर वो थोड़ा सा इसको इत्मीनान हुआ, उसने वहाँ से एक ऑटो की अपने घर जाने के लिए। भितरी चैनपुर के जो कंता का मकान था रजत विहार कॉलोनी में, जहाँ वो रहती थी इज्जत नगर में, रजत विहार कॉलोनी में, वहाँ जाने के लिए उसने टेम्पो तय की। लेकिन वो वेट कर रही थी कि कब इसकी तबीयत ख़राब होती है, कब ये बेहोश होता है। 3-4 किलोमीटर, वो इज्जत नगर की रजत विहार कॉलोनी थोड़ा दूर है स्टेशन से काफ़ी दूर है। तो वो
वहाँ के लिए उसने जब टेम्पो की 2-3 किलोमीटर चलने के बाद ही बेहोशी की हालत में आ गया। अचानक रंजीत ने ड्राइवर से कहा चांदनी ने ड्राइवर से कहा कि आप 1 मिनट के लिए टेम्पो रोक दीजिए। उसने रोक दी। उसने कहा देखो इन्होंने बहुत ज़्यादा पी ली है और ये बहुत ज़्यादा नशे में है, तो इनको उसने उनके घर का पता बताया, बाप का पता बताया, गंगानगर कॉलोनी का, बिथरी का, और ये पूछा कि कितना किराया कुल मिलेगा, क्योंकि ये इतने नशे में है तुम्हें किराया भी नहीं दे पाएंगे, तुम्हारा नुकसान होगा। जितना किराया ऑटो वाले ने बताया पूरा किराया चांदनी ने उसको दे दिया और वो वहाँ से उस पते को ढूंढते हुए वहाँ से चल दिया ऑटो वाला। उसके साथ जब वो उतर गई तो अकेला वो रंजीत उसमें था और टेम्पो ऑटो ड्राइवर था। ऐसा लगता है कि ऑटो वाला जब उस स्थान पर पहुंच गया रामगंगानगर कॉलोनी में, जो उसने नंबर बताया था, उसके आसपास उसने ढूंढने की कोशिश की होगी और फिर गाड़ी को किनारे खड़ा करके पहले तो ड्राइविंग सीट पर बैठे बैठे उसने आवाज़ लगाई कि कौन सा, किधर चलना है, बाएं हैं कि दाएं हैं, सामने है, कॉलोनी किधर है। जब कोई आवाज़ पीछे से नहीं आई, चूँकि चांदनी ने बता दिया था कि ये बहुत ज़्यादा शराब पी ली है इन्होंने, नशे में है, तो उसने गाड़ी खड़ी कर दी और उनको हिला डुला के कोशिश की कि होश में आ जाएं और बता दें इनको कहाँ छोड़ना है। ऐसा लगता है कि चूँकि वो उसी समय या तो बुरी तरह बेहोश हो गया था या मर चुका था, तो वो उसमें से हिलाने डुलाने पर वो ऑटो से नीचे गिर गया। ऑटो वाला भी घबरा गया और उसको वहीं फेंक कर अपनी ऑटो लेकर भाग गया। और फिर थोड़ी देर बाद उनके घर वालों ने, आसपास वालों ने देखा, तब ये पता लगा कि ये राघवेंद्र सिंह का लड़का जीतू है, रंजीत सिंह उर्फ जीतू है। फिर वहाँ भीड़ इकट्ठा हुई, उसके ऊपर चादर डाला गया। मृतक की पत्नी ने घटना के समय जो कपड़ा पहन रखा था, फौरन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उसे कब्जे में लिया, उसको सील मोहर किया। मैं आपको बता चुका हूँ कि मृतक के कपड़ों पे भी जो वो छींटे से कड़े हो गए थे, वो छींटे से जो मिले थे, उसके भी सैंपल ले लिए गए थे। और इसी बीच में मृतक के विसरा की रिपोर्ट भी आ गई। तीनों में जो केमिकल कंपोजिशन पॉइजन का पाया गया वो सेम पाया गया। मृतक की शर्ट पर पाया गया जो सील बंद किया गया था, मृतका के सलवार सूट पे जो सब्सटेंस पाया गया था, और विसरा की जांच में जो सब्सटेंस पाया गया, तीन के तीनों एक ही थे। चांदनी को गिरफ्तार कर लिया गया और चांदनी को गिरफ्तार कर लिया गया 22 अगस्त को। घटना 18 मई की थी, 18 मई की शाम की, और मई, जून, जुलाई, अगस्त में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने बताया था कि वहाँ से जब मैं समझ गई थी कि भाई थोड़ी देर और ज़िंदा रहेगा, उसके बाद मर जाएगा, तो वहाँ से मैं अपने दूसरे नंबर वाले जो हमारे प्रेमी थे सोनू, उनके पास गई। वो मकान जहाँ पे पहले मैं उसके पास गई थी, उसमें ताला बंद मिला, मोबाइल ऑफ मिला। 2-3 दिन मैंने काफ़ी प्रयास किया, फिर ये पता लगा, मकान मालिक ने बताया कि वो रात में ही आए थे और मकान खाली करके चले गए। उस बीच में अखबारों में सब जगह रंजीत उर्फ जीतू के मरने की खबर छप चुकी थी, और ऐसा लगता था कि उसको भी, सोनू को भी पता लग गया कि वो मर गया है, क्योंकि अक्सर हम उसको अपने रास्ते से हटाने की बात करते थे। शायद डर की वजह से वो कहीं भाग गया और उसके बाद से मेरी मुलाकात नहीं हुई, जबकि मैं इस पर्पज़ से उसके पास गई थी कि अब हम पक्की वाली शादी करेंगे, बैंड बाजा बारात से हम शादी करेंगे, ताकि अब कोई दिक्कत न हो। लेकिन गिरफ्तार करके वो जेल भेज दी गई, और 30 अगस्त 2020 को चार्जशीट नंबर 378/20, ये सभी साक्ष्य, गवाहों के बयान और सबसे इम्पोर्टेंट जो फॉरेंसिक एविडेंस था, जो अकाट्य फॉरेंसिक एविडेंस था, उसके साथ चार्जशीट अदालत को सबमिट कर दी गई। आज
घटना कोई बहुत ऐसी बड़ी नहीं थी, लेकिन घटना के खुलासे में जो फॉरेंसिक एविडेंस मिला वो बहुत बड़ा था कि एक छोटी सी बात जिसका जो नॉन इवेंट था किसी के लिए भी, मृतक के लिए भी और उसकी पत्नी के लिए भी और पुलिस के लिए भी नॉन इवेंट था, बट वो इतना बड़ा लीड दे गई कि हम लोगों को पूरा विश्वास है कि ट्रायल में उसको मृतक को उसको न्याय जरूर मिलेगा। अब आज की घटना पर आते हैं। चांदनी तो शातिर दिमाग थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक से शादी करना, उससे उसकी ज़रूरतें नहीं पूरी हुई, दूसरे से शादी करना, फिर उससे ज़रूरत पूरी नहीं हुई तो तीसरे से शादी करना, अपनी बचत के लिए पहले दोनों से आर्य समाज का सर्टिफिकेट ले लेना, और उसने जैसा बताया कि पैसे देके वो सर्टिफिकेट उन लोगों ने प्राप्त कर लिए थे किसी से। वो आर्य समाज के मंदिर में भी नहीं गए, ना एक दूसरे को माला पहनाया, सिर्फ इसलिए कि उनको किराए का मकान मिलने में दिक्कत ना हो। तो वो शातिर दिमाग थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, उसने तो रंजीत की हत्या करके अपराध किया, घोर अपराध किया, और वो उसकी विवाहिता पत्नी थी, पति की हत्या की। लेकिन रंजीत की भी थोड़ी बहुत गलती ज़रूर है कि उसने घर परिवार वालों की नहीं मानी और ऐसी महिला से शादी की जिसके बारे में उसने कोई जानकारी नहीं की थी। पुराने ज़माने में जो शादियां होती थीं उसमें बीच का एक आदमी होता है, अगुआ कहते थे उसको। वो दोनों परिवारों की सब बातें एक दूसरे को पहले एक्सचेंज करके, बता के, अच्छे से बातचीत करके, और फिर ये शादी तय हुई थी। अब भी जो शादियां हो रही हैं वो कम से कम जानकारी करने के बाद, चाहे लड़का लड़की के बारे में जानकारी करे, अच्छी जानकारी करे, और कभी लड़की लड़के के बारे में। अब तो उससे 2 कदम आगे हो गए हैं कि प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज हायर करते हैं लोग। लड़के को ट्रैक करके ये बताइए कि उसका किसी और से संबंध तो नहीं है, लड़की को ट्रैक करके बताइए कि इसकी पुरानी हिस्ट्री क्या है। आप सभी सहमत होंगे कि फिर भी जानने की कोशिश की जाती है, लेकिन रंजीत ने ऐसा नहीं किया। अपने पूरे घर और परिवार का विरोध सहन करने के बाद भी उसने उस ऐसी महिला से शादी की जिसके बारे में उसने सिर्फ उससे शादी फेस वैल्यू पर की, तो धोखा तो होना ही था। 2/3 गलती चांदनी की और 1/3 रंजीत और जीतू की, जिसने बिना और कुछ पता किए सिर्फ फेस वैल्यू पर परिवार से विरोध करके शादी कर ली थी। पर ये मेरा असेसमेंट है, घटना के बारे में ये मेरा नज़रिया है, और ज़रूरी नहीं कि ये सही हो। आप ये भी कह सकते हैं कि ये पुलिस का नज़रिया है। आप भी इस पर विचार करें और बताएं कि गलती कहाँ और किससे हुई जो ये अपराध हुआ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।